अब बात तमाम देशों के सैन्य मोर्चे पर बढ़ती ताकत की, जिसमें ड्रोन अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। और खासकर अगर बात की जाए हिंदुस्तान की, जहां पर टकराव चीन से भी है और पाकिस्तान से भी, वहां ड्रोन एक अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। खासकर इजराइल के मोर्चे से जो बड़ी खबर सामने आई है, उसके बाद उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। वो खामोश शिकारी है जो करता है दुश्मनों का शिकार। कैमरे की निगाह से वो टारगेट को करता है सेट और फिर खुद फना होकर दुश्मन को कर देता है तबाह व बर्बाद। इजरायली सेना का सबसे मारक हथियार रोटेम और हारोप ड्रोन। ये ऐसे सुसाइड ड्रोन हैं जो टारगेट पर मिसाइल की तरह अटैक करते हैं। खर्च कम, असर ज्यादा। यही खासियत है इजराइल के सुसाइड ड्रोन की मारक जोड़ी की। दरअसल 3 फरवरी को इजरायली डिफेंस फर्म इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने ऐलान किया है कि उसने एशिया के कई देशों के साथ अपने कामिकेज यानी सुसाइड ड्रोन रोटेम और हारोप की $10 करोड़ की डील सील की। IAI की प्रेस रिलीज के मुताबिक रोटेम VTOL और हारोप के नेवल और ग्राउंड बेस्ड वर्जन की एशिया के कई देशों के साथ डील की गई है और ये कई दूसरे एशियाई देशों को बेची जानी है। मतलब मुमकिन है कि जल्द ही इजरायली ड्रोन की ये जोड़ी भारतीय सेना के तरकश में शामिल हो। देखने में छोटन लगे लेकिन घाव करें गंभीर। यही खासियत है इजराइल के हारोप ड्रोन की। ये अपने साथ साथ हथियार नहीं ले जाता, बल्कि ये खुद ही एक हथियार है। ये टारगेट को हिट करता है और इसके साथ खुद भी तबाह हो जाता है। ये ड्रोन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से लैस होते हैं जो विस्फोट करने से पहले हाई वैल्यू वाले सैन्य ठिकाने और रडार स्टेशनों पर निगरानी भी कर सकते हैं। हारोप की खासियत इसके पंख है जिन्हें फोल्ड किया जा सकता है। वहीं रोटेम ड्रोन दुनिया में अपनी तरह का अकेला ड्रोन है। ये ड्रोन सर्विलांस सेंसर से लैस होने के साथ साथ हमला करने में भी सक्षम होता है। 1 किलो वॉरहेड के साथ ये क्वाड कॉप्टर 10 किलोमीटर की रेंज में तबाही मचाने की क्षमता रखता है। जंग के मैदान में ये दोनों ड्रोन अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इसका इस्तेमाल आतंक विरोधी कई मुहिम में हो चुका है। इन्हीं खूबियों की वजह से भारत ने पिछले साल इजराइल से 54 हारोप ड्रोन की खरीद का सौदा किया था और अब बारी रोटेम की है। टीम न्यूज नेशन। जी हां, इस रिपोर्ट के जरिए देखा आपने कि हिंदुस्तान किस तरीके से अपनी वायु शक्ति को लगातार मजबूत कर रहा है, चाक चौबंद कर रहा है। और इसी की झलक आज एक बार फिर देखने को मिली बेंगलुरु के एयर शो में। चीन के खिलाफ एकजुटता की मुहिम। समंदर में विस्तारवाद के खिलाफ बड़ा संदेश। दक्षिण चीन सागर में चीन का मिलिट्री एजेंडा पूरी दुनिया के खिलाफ खतरा है। चीन लगातार इस इलाके में एक तरफा कार्रवाई के जरिए धौंस जमाता जा रहा है। चीन को सख्त संदेश देने के लिए इंडियन ओशन रीजन के रक्षा मंत्रियों की बैठक भी हुई। सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने चीन को सख्त पैगाम देने की कोशिश की। सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें खतरे से मिलकर निपटना होगा, क्योंकि आज जो किसी के लिए खतरा है वो कल किसी दूसरे के लिए खतरा बन सकता है। कूटनीति हो या फिर सैन्य ताकत, हिंदुस्तान की उड़ान को पूरी दुनिया सलाम कर रही है। बेंगलुरु के एरो शो में भारत की वायु शक्ति को पूरी दुनिया देख रही है। एरो इंडिया शो में आत्मनिर्भर भारत पर खासा जोर दिया गया है और इस एरो इंडिया शो में जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है वो है भारत में बना सेमी स्टील्थ ड्रोन वॉरियर, जो भविष्य के आसमानी जंग में भारत का सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। तो आप देख सकते हैं ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला है कैट्स का ड्रोन वॉरियर, यानी ये डिफेंड भी कर सकता है खुद को और दुश्मन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसे तेजस के साथ टीम अप किया जा रहा है और अगले कुछ ही वर्षों में इसका पहला जो है विमान जो है ड्रोन वो तैयार हो जाएगा। एरो शो में वो हथियार भी शामिल हुए जिन्हें दुनिया के दूसरे देशों ने ऑफर किया है। इनमें इजराइल की तरफ से ऑफर किया गया स्पाइस बम भी शामिल है। खतरनाक बम माना जाता है। हमने देखा है इसी स्पाइस फैमिली का स्पाइस 2000 जो है वो जो है IAF इस्तेमाल इस समय भी कर रही है और हमने देखा था कि जब पाकिस्तान पर जो हमला किया था उस समय भी इसी स्पाइस फैमिली का जो था स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया गया था। भारत को जो फाइटर जेट ऑफर किए गए हैं उनमें अमेरिका का F-21 फाइटर जेट भी शामिल है। F-21 विमान F-16 विमान से कई गुना एडवांस है। F-21 लड़ाकू विमान दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक
विमान माना जाता है। अगर हम इसके खासियत की बात करें तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको इस मॉडल जो F-21 मॉडल यहाँ पर लगा, इस पर दिखाऊंगा। सबसे पहले जो लड़ाकू विमान की ज़रूरत होती है वो रडार की होती है, और इस फाइटर एयरक्राफ्ट में जो है एडवांस्ड APG-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा हुआ है जो दुगनी क्षमता वाला है। बेंगलुरु एरो शो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ये हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति का प्रतीक है। एरो शो में भारत के फ्यूचर वेपन की झलक भी देखने को मिल रही है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान के मोर्चे पर पाकिस्तान का दोहरा रवैया एक बार फिर सामने आया है। एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर राग अलाप रहा है अमन का, वहीं दूसरी तरफ मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का सरेंडर। बाजवा ने मानी भारत से हार। कश्मीर मामले पर घुटनों पर आया पाकिस्तान। हिंदुस्तान के ताज कश्मीर पर पाकिस्तान की नापाक निगाह बरसों से लगी हुई है, लेकिन भारतीय सेना कश्मीर में पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करती रही है। लगता है हिंदुस्तान के वीरों की मार से परेशान पाकिस्तान कश्मीर पर हार मान रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जुबान से कश्मीर पर अमन राग सुनाई नहीं देता। वो बाजवा जो आखिरी गोली तक हिंदुस्तान से लड़ने का झूठा दावा करता है, वो आखिर कश्मीर मसले पर सरेंडर क्यों कर रहा है? जनरल बाजवा ने वायुसेना एकेडमी की ग्रेजुएशन सेरेमनी पर जो बयान दिया, उससे पाकिस्तान में हंगामा मच गया। बाजवा के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुद्दे को शांति और गर्मापूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। इस्लामाबाद एक दूसरे का सम्मान करने और शांति के लिए प्रतिबद्ध है। ये वक्त इस इलाके में अमन का है, लेकिन पाकिस्तान वो मुल्क है जिस पर भरोसा करना खुद को धोखा देने के बराबर है। बाजवा के कश्मीर राग के बाद पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से रिलीज किया गया मिसाइल टेस्ट फायर का ये वीडियो इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के चेहरे से झूठ का नकाब नोच देता है। पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का टेस्ट फायर करने का दावा किया है। पाकिस्तान का दावा है कि गजनवी मिसाइल 290 किलोमीटर तक 700 किलोग्राम तक के परमाणु वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से ये खुलासा नहीं किया गया कि गजनवी मिसाइल, जिसे हत्फ 3 के नाम से भी जाना जाता है, उसका टेस्ट फायर कहां किया गया। साफ है कि सच बोलने की हिम्मत पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान के दिल में हर वक्त फरेब गाफिल रहता है। मिसाइल टेस्ट फायर के साथ बारूदी जुबान वाले बाजवा के कश्मीर पर बोल भी हैरान कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर को लेकर बाजवा से लेकर इमरान खान तक चाहे जो दावे करें, इस मामले पर भारत का रुख साफ है। कश्मीर सिर्फ और सिर्फ भारत का हिस्सा है, और जिसने भी इसकी तरफ आंख उठाकर देखा उसकी खैर नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात मुंबई की लाइफलाइन लोकल की, जो पटरी पर लौट आई। लेकिन हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग मानो कोरोना को भूल गए। सोशल डिस्टेंसिंग तार तार हो चुकी है। लोकल ट्रेन्स में लगातार भीड़ बढ़ रही है, जो नए सिरे से चिंता पैदा कर रही है। यह है मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन। फौलाद की पटरियों पर दौड़ती ये लोकल ट्रेन ही है जिनकी बदौलत मुंबई कारोबार और कारोबारियों के बीच अव्वल बना हुआ है। इन पटरियों पर सिर्फ लोकल ट्रेन नहीं दौड़ती, बल्कि ये बोगियों में सवार लोगों को उन मंजिल तक पहुंचाती है, कामयाबी तक पहुंचाती है। लेकिन कोरोना काल ने इन लोकल ट्रेन के पहियों को थाम दिया था। अब जब दोबारा लोकल ट्रेन पूरी रफ्तार से फौलाद की इन पटरियों पर दौड़ रही है, तो एक नई परेशानी सामने आ रही है। भीड़ मुसीबत बनती जा रही है। मुंबई की लाइफलाइन यानी कि मुंबई की लोकल ट्रेन से अब आम मुंबईकरों को यात्रा करने की इजाज़त है। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। उन्हीं नियमों के तहत जो आम मुंबईकर हैं उनको यात्रा करना होगा। लेकिन क्या नियमों का पालन हो रहा है? क्या वाकई में जो मुंबई के लोग हैं वो लोकल ट्रेन से यात्रा करते वक्त खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर। जितने भी टिकट काउंटर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सब जगह जो आम मुंबईकर हैं उनकी भीड़ लगी हुई है। कितने देर आप लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, उसके बाद टिकट मिलता है? 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट। अभी जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता थोड़ा बहुत डर रहेगा। नालासोपारा विरार में बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है खास तौर, तो इस वक्त भी क्या वहाँ पर भीड़ लग रही है? हाँ, कोई डिस्टेंस वगैरह यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है।
तो केवल बोलने के लिए है, सब कुछ प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं पा रहा है। तो प्रशासन भले ही ये दावा करती है कि कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुंबई के आम लोग हैं उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाना चाहिए, जिस तरह से गाइडलाइंस बने हुए हैं उनका पालन हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। बात किसान आंदोलन की करते हैं जो लगातार 70 से ज्यादा दिन से जारी है देश की राजधानी दिल्ली में। समाधान तो अब तक कोई नहीं निकला है, लेकिन सियासत लगातार जारी है। कीलें क्यों हटाई गई? गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे विपक्षी सांसद, संसद में संग्राम। किसान आंदोलन की ये 3 तस्वीरें दिन भर छाई रही। गाजीपुर बॉर्डर से कील हटाने पर सवाल पूछे गए। विपक्षी सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। इसके अलावा संसद में किसानों के मुद्दे पर जुबानी तकरार देखने को मिली। इन तस्वीरों में सबसे ज्यादा चर्चा हुई कीलों के हटाने की। सुरक्षा को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर सीमेंटेड बैरिकेडिंग के अलावा सड़क पर कीलें लगा दी गई थी। जब कीलें हटाने की तस्वीरें सामने आई तो सवाल उठने लगे। सवालों पर सफाई देने के लिए पुलिस को सामने आना पड़ा। जो टायर किलर्स लगाए गए थे उसकी जस्ट रीपोजिशनिंग की गई है। पूरे लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था वहाँ पे उसको ध्यान में रखते हुए अभी हटाया नहीं गया, केवल उसकी रीपोजिशनिंग की गई है। अच्छा, जो बंदोबस्त किए गए हैं वो बाकायदा वैसे ही वो बाकायदा बने हुए हैं जी। पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। बॉर्डर पर लगातार नेताओं के आने का सिलसिला भी जारी है। बताया जा रहा है कि 8 विपक्षी दलों के नेता किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, लेकिन विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने नेताओं को किसानों से मिलने नहीं दिया। सड़क पर सियासी तापमान को बढ़ाने की कोशिश की गई। वहीं संसद में भी दिल्ली बॉर्डर के हालात को लेकर खूब जुबानी तीर चले। हजारों बर्क गिरे सभापति महोदय, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। धन्यवाद। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज हमेशा रहे। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। संसद में जुबानी तकरार चल रही है। सड़क पर किसान डटे हैं। कोई सर्वसम्मति से हल निकले, इसकी उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही। टीम न्यूज़ नेशन। एक तरफ किसान आंदोलन को लेकर राजधानी की सड़क पर संग्राम छिड़ा है, तो दूसरी तरफ सियासत भी चरम पर है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान जान गंवाने वाले नवरीत के अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी पहुंची। दिल्ली में कृषि कानून पर घमासान मचा है, तो गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा का दर्द राजधानी दिल्ली से 225 किलोमीटर दूर लोगों को साल रहा है। यूपी के रामपुर में एक परिवार सदमे में है। इस परिवार का दर्द बांटने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी खुद रामपुर पहुंची। तस्वीरें रामपुर के डिबडिबा गांव की हैं, जहां किसान नवरीत के अंतिम अरदास में पहुंची प्रियंका परिवार वालों के साथ बैठी नजर आई। उन्होंने परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनका दर्द बांटा और अंतिम अरदास में शामिल होकर नवरीत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर परिवार का दर्द छलक आया। और उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो वापस नहीं आए। वो इसलिए गए क्योंकि उनके दिल में दुख था, उनके दिल में किसानों की पीड़ा थी, उनको मालूम था कि जुल्म हो रहा है। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर आयोजित ट्रैक्टर मार्च के दौरान नवरीत की ट्रैक्टर पलटने से मौत हो गई थी। अंतिम अरदास में शिरकत करने रामपुर पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छोड़े खेत। नवरीत के अंतिम अरदास में पहुंचने पर किए गए ट्वीट को किसान आंदोलन के समर्थन से जोड़कर देखा जा रहा है।
हम पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, नवनीत जी के परिवार के साथ, उन सब शहीद किसानों के साथ और उन सब किसानों के साथ जो आज भी इतने दिनों बाद, महीनों के संघर्ष के बाद दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। रामपुर जाने के दौरान प्रियंका गांधी के काफिले में शामिल गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हापुड़ रोड पर काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। इससे पहले रामपुर जाते समय प्रियंका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें प्रियंका खुद गाड़ी का शीशा साफ करती नजर आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। हजारों लोगों की जिंदगियां सिर्फ पॉल्यूशन के चलते जाती हैं दिल्ली एनसीआर में। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले 6 महीनों में दिल्ली सरकार को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच करने का दावा किया है। यह दावा कितना सफल होगा, इसका इंतजार तो हर किसी को है और साथ ही साथ ये वक्त की जरूरत भी है। वायु प्रदूषण से दिल्ली का दम न घुटे। प्रदूषित हवा दिल वालों की दिल्ली का फेफड़ा न खराब करे। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जगह दिल्ली की जनता ग्रीन एनर्जी वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करे। इस योजना को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्विच दिल्ली अभियान लॉन्च किया है। दिल्ली में प्रदूषण को, जो वाहनों से, व्हीकल से प्रदूषण हो रहा है, उसको काफ़ी कम करना है और हमारा टारगेट है, हमारा विजन है कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसमें कम से कम 25% व्हीकल जो हैं वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। दिल्ली के सीएम ने जनता से इलेक्ट्रिक वाहनों को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। दिल्ली सरकार के ऐलान के मुताबिक दिल्ली में 100 चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए टेंडर निकाले जा रहे हैं। अब तक दिल्ली में 6000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जा चुके हैं, जिनमें कई खरीदारों को सब्सिडी भी मिल चुकी है। दिल्ली के लिए वायु प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2020 के पहले 6 महीने में वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में 24,000 लोगों की जान गई थी। दिल्ली में PM 2.5 का 28% प्रदूषण गाड़ियों की वजह से होता है। ऐसे में दिल्ली सरकार राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने की योजना में जुट गई है। अब इलेक्ट्रिक में ये जरूर है कि आप पोल्यूशन गाड़ी में से हटा रहे हैं, बट जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है वो तो नहीं बिल्कुल हट रही, वो तो इनफैक्ट ज्यादा हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर पावर की शॉर्टेज है, कोई स्टेट पावर सरप्लस नहीं है और जो आप पावर स्टेशन लगाएंगे दे विल ऑल बी कोल फायर्ड और वो पोल्यूशन फिर से क्रिएट करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से भी राजधानी में जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमारे लिए ये एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि माना ये जाता है कि अगर आप एक गाड़ी को फुल चार्ज करते हैं, यानी कि ये गाड़ी अगर चार्ज हो रही है तो ये फुल चार्जिंग में इसको 600 रुपए तक, इस पर 500 से 600 रुपए तक खर्चा आ जाएगा। यानी 500-600 रुपए में कितने किलोमीटर चलेगी ये कार? करीब 250 से 300 किलोमीटर तक ये कार चल जाएगी। ऐसे में थोड़ा सा खर्चा जो है उसको लेकर के जरूर सवाल जवाब है, लेकिन पर्यावरण की बचत होगी। दूसरा, मेंटेनेंस बहुत कम है इसका और लो कॉस्ट मेंटेनेंस होने की वजह से इलेक्ट्रिक कारों पर लोगों का ज्यादा फोकस है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली सरकार ने अब स्विच अभियान के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने की शुरुआत कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।